નમસ્કાર સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। દર્શક મિત્રો, વાત કરીએ ગુજરાત પોલીસ। જી હા દર્શક મિત્રો, ગુજરાત પોલીસ કદાચ કહેવાય છે કે દરેક પોલીસ જે છે પ્રજાનો મિત્ર છે ને, પરંતુ જે આજુબાજુના રાજ્યના લોકો છે આ ગુજરાત પોલીસથી ત્રાસી ગયા। જી હા દર્શક મિત્રો, વાત કરીએ તો આ એક નાસિકનું આ પરિવાર છે કે જે આજે વડોદરા કલેક્ટર કચેરીની બહાર આજે ભૂખ હડતાલ પર બેઠું છે। बात करिए तो करजन पोलीस स्टेशन अंदर 2018 अंदर एक गुनो नोंधायो हतो। एक गुनो हतो लूंटनो। हजू सुधी न्यायिक जे तपास थवी जोईए तपास न थता आज आ नासिकनो परिवार आज अहींया भूख हड़ताल पर बैठो छे। आपणे तेमनी साथे ज वात करीशुं। सर जी, आपका पूरा नाम क्या है और क्यों आज यहाँ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा? सर, मेरा नाम तौसीफ इकबाल अंसारी है। मैं नासिक से हूँ। 2018 में मेरा ट्रक 7 दिसंबर 2018 को मेरा ट्रक वापस से दाहोद जा रहा था। बीच में करजन एक गांव है, उसके टोल नाके पे सीजर लोग बैठते हैं। उनका काम है फाइनेंस की गाड़ियाँ सीज करना। उस टाइम में 5:45 में मेरा जब ट्रक वहाँ से जा रहा था, कुछ सीजरों ने मेरी गाड़ी रोकी और मेरे ड्राइवर को कहा कि भाई 15,000 रुपये दे तो तेरी गाड़ी छोड़ेंगे। ड्राइवर ने उस चीज़ से अपोज किया कि भाई मैं आपको पैसे क्यों दूँ। तो ड्राइवर ने कहा कि भाई तेरी गाड़ियों की किश्त रुकी हुई है। ड्राइवर ने कहा भाई हमारी कोई किश्त नहीं, हम तो पैसा पूरा भर चुके हैं और इस पर अब फाइनेंस कंपनी का कोई हैपोथिकेशन भी नहीं है, तो तू गाड़ी रुका नहीं सकता है। तो ड्राइवर ने उस चीज़ से अपोज किया, तो ड्राइवर को उन्होंने मारा। वो गाड़ी करजन टोल नाके से उन्होंने मोती महल होटल तक लेके गया। ड्राइवर वहाँ तक फिर पीछे भागा। उसके बाद ड्राइवर ने उनसे फिर रिक्वेस्ट की कि भाई तू चल ठीक है, 15 की जगह 5,000 रुपये ले ले, मैं तेरे को देता हूँ। उस टाइम में करण सिंह सिंधा, ये मियाँ गांव का कोई सीजर है, गुंडा मवाली, उसने उसकी एक बात नहीं मानी। वो गाड़ी आखिर लेके गया तरसाली में साइनाथ पार्किंग यार्ड में लगा दी। ड्राइवर ने मुझे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन दी। इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं नासिक से पूरा बड़ौदा आया। सबसे पहले मैं पार्किंग यार्ड वाले को मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई तू मेरा गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता है, क्योंकि उस पर किसी का भी हैपोथिकेशन नहीं और किसी का पैसा बाकी नहीं है, तो ये गलत है। तो उसने मेरे को बहुत रूडली लैंग्वेज में बात किया। मेरा गांव था, मुझे यहाँ सपोर्ट नहीं था। फिर मैं करजन पुलिस स्टेशन में गया, तो करजन पुलिस स्टेशन में एम गढ़वी पीआई साहब थे उस टाइम में। उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा ट्रक चोरी हुआ है, आप इस पर एफआईआर रजिस्टर करें। और उस टाइम में उनके जो चेहरे के जो हाव भाव थे वो एकदम स्पष्ट लग रहे थे कि भाई ये मेरी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए कम, ये पब्लिक के लिए कम, गवर्नमेंट के लिए कम, ये पब्लिक करण सिंह के लिए ज़्यादा उसकी नौकरी करता है, उसकी गुलामी करता है। उसके बाद मैंने एसपी साहब से, तरुण दुग्गल साहब थे उस टाइम में, उनसे भी फिरियाद की। उन्होंने भी मेरे को थोड़ा उड़ा के उत्तर दिया, जवाब दिया। उसके बाद मैं हैरान हो गया और मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था। फिर किसी लोकल पर्सन ने बताया कि भाई तू हिम्मत मत हार, तेरे को कोर्ट में इसके लिए मिलेगा। हमने कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की 20 दिसंबर 2018 को हमने करजन के कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया। लूट भाई ऐसा है, अगर गाड़ी पे हैपोथिकेशन भी है तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि सरफासी एक्ट के सेक्शन 13 के तहत आप पहले डिफॉल्टर को नोटिस सर्व करो और उसके बाद तुम कलेक्टर या जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसके ऑर्डर लेकर आप गाड़ी सीज कर सकते हैं। ये एक प्रोविजन है और हमारी गाड़ी पे तो हैपोथिकेशन नहीं है, फिर आप गाड़ी सीज करने का कोई राइट नहीं है। तो मैजिस्ट्रेट ने ये बात सुन के उसी दिन करजन के पीआई को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए आदेश किए और 30 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करने के लिए भी उन्होंने उनको आदेश किए। मगर पुलिस ने क्या करी, 6 दिन इसमें एफआईआर रजिस्टर करने में जानबूझ के डिले करी, क्योंकि मेरी गाड़ी में 40 से 50 लाख का माल था। वो 40 से 50 लाख का माल आज कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता है और करजन के पुलिस को भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा लीगल काम किया। क्योंकि मेरी गाड़ी में मेरा माल है तो वो मेरा, जब तक के मैं सामने वाले को डिलीवर नहीं कर देता हूँ, उसका पोच पौती नहीं ले लेता हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये जो काम किया है करजन और जो भी आरोपी थे इस एफआईआर में, उन्होंने मिलकर किया। ये एफआईआर 26 दिसंबर 2018 को रजिस्टर हुआ। इसमें इन्वेस्टिगेशन गलत इस ढंग से हुआ कि इसकी ओनरशिप चेक करनी थी कि ट्रक किसका है। तो इसमें एम गढ़वी जो है साहब, ये खुद ना जाते हुए उसने उसके कांस्टेबल को, रजिस्टरिंग अथॉरिटी धुले और मालेगांव थी, वहाँ गया, वहाँ पे 2 दिन घुमा फिरा, इन्वेस्टिगेशन करके आया। उसके बाद हमने
हमारे जो लोकल वो एडवोकेट थे उनको ये चीज की जान थी कि भाई ये एफआईआर प्रॉपर नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे को फिर नासिक से बड़ौदा बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई देख, करजन पुलिस स्टेशन को करण सिंह 10,000 रुपये रोज का देता है, ये तेरे खिलाफ 20 समरी 100% फाइल करेंगे, तू इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने के लिए आवेदन दे दे। हमने तुरंत 7 जनवरी 2018 को गुजराती में 7 जनवरी 2019 को हमने एक एप्लीकेशन दी कि भाई ये ट्रांसफर कीजिए, हमको इनसे एफआईआर नहीं, अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना है। उसके बाद इन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। उसके बाद हमने फिर टेंटेटिव हमने 2019-2020 तक के बस इसी चीज पे लड़े कि भाई ये करजन पुलिस स्टेशन है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं करेगा, आप इसका इन्वेस्टिगेशन लोकल क्राइम ब्रांच को दीजिए। उसके बाद सर इन्होंने क्या करी, 2019 में 10 महीने के बाद इन्होंने 20 समरी रिपोर्ट फाइल करी और वो भी मेरे खिलाफ। उसमें ये मेंशन किया कि जो ट्रक है भारतीय के कानून के हिसाब से इसको सीज किया है और इसमें जो गाड़ी है उसके बोगस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये गाड़ी रजिस्टर्ड हुआ है, ऐसा इन्होंने एक आरटीओ का हवाला लिखते दिया। अब जो आरटीओ में ये गाड़ी रजिस्टर है उसका कोई स्टेटमेंट इन्होंने लिया नहीं। एक जो गाड़ी पहले था वो गाड़ी का स्टेटमेंट इन्होंने जानबूझ के लिखा। अब ये चीज का मैंने अपने लेवल से इन्वेस्टिगेशन किया, आरटीओ को लेटर देके। आरटीओ ने भाई हमने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं करजन को कि डॉक्यूमेंट बोगस है। इस चीज की मैंने करजन पुलिस से भी तहकीकात मांगी, उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई मैटर अभी डॉक्यूमेंट तो कोर्ट में, आप कोर्ट में ला सकते हैं। हमने कोर्ट के रिकॉर्ड में भी चेक किया तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो गाड़ी के दस्तावेज फ्रॉड थे या ये थे। सर 2005 से मैं इस चीज को लड़ रहा हूँ और मैं अभी त्रस्त हो गया हूँ। मेरे पे आज जो भूख हड़ताल करने की नौबत आ गई। सर मैं 5 साल से नासिक से बड़ौदा आता हूँ, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो पुलिसों को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा घर क्या चलेगा। आज मैं यहाँ के लोकल एलसीबी को कल मिला, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैटर कोर्ट में, आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। तो मैं जो भी एलसीबी के जो साहब है उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि भाई भारत देश में ऐसा कौन सा कोर्ट है जिसके आदेश के ऊपर आप ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करो, हम वो लिखित में दे दो, उस कोर्ट का आदेश ला के दे देते। अभी क्या लगता है, क्योंकि इतनी 5 साल हो गए, अभी क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? हाँ मिलेगा सर, लड़ने की हिम्मत है, आखिरी तक लड़ेंगे जब तक के जान है। देखो 5 साल में तो लॉ क्या है मुझे भी समझ में आ गया है। इन्होंने 20 समरी फाइल की, 20 समरी फाइल करने के बाद पुलिस का काम ये होता है कि उसको जो भी फिरियादी है इसको नोटिस दे के बताना होता है कि भाई तेरी फरियाद छूटी है। इनको पावर किसने दिया 20 समरी फाइल करने के? कौन से पुलिस स्टेशन कोर्ट ने इनको दिया? इनको चार्जशीट फाइल करने के ऑर्डर किए थे, आपने तो खुद एफआईआर रजिस्टर नहीं की। अभी मेरी पुलिस से दरख्वास्त है कि आप खुद 173(8) में एप्लीकेशन फाइल करें लोकल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में और री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर लेके ये मैटर को पूरा री इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर से, क्योंकि अगर री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स लाता हूँ तो पुलिस वापस से 20 समरी ही फाइल करेगी, क्योंकि पुलिस को कुछ काम नहीं है। अगर आपको यहाँ से न्याय नहीं मिल रहा लोकल कोर्ट से तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का? सर कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट ग्राउंड पे नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करके बैठे हैं। सर 2013 में ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार में ये एक केस ऐसा है कि एक यूपी का परिवार था जिसकी लड़के का किडनैप हुआ था, उसकी दरख्वास्त किसी ने सुनी नहीं, तो जो लड़की थी विक्टिम का बाप ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। सर पुलिस को अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो पुलिस का काम है कि भाई ये कंजेबल ऑफेंस है या नहीं है। अगर उसको लग रहा है ये लूट है, रेप है, मर्डर है, तो उसका काम है सबसे पहले उसका एफआईआर रजिस्टर्ड करना। मेरा मैटर तो लूट था, तो सुप्रीम कोर्ट का भी तो उल्लंघन करके बैठे। सर 2001 ये एक जजमेंट है सर 2008 की, शांति देवी शर्मा वर्सेस आईसीआईसी बैंक। इस केस में ऐसा है कि एक लड़के ने सीजरों के चलते सुसाइड किया था। उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संगीन डायरेक्शन दिए सारे फाइनेंस को, पुलिस को, कि भाई जो भी गाड़ी सीज करना है वो सरफाइस से एक्ट के तहत ही करना है ना। पूरे गुजरात में हर रोड पे सीजर बिंदास पैसा कमा रहे
और पुलिस उसको प्रोटेक्शन क्यों दे रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की भी पुलिसों को परवाह नहीं है, ये उसका उल्लंघन कर रही क्योंकि इनका घर परिवार चल रहा है। तो हमारा तो ऐसा हमको समझ में आता है कि जो सीजर लोग जो प्राइवेट सीजिंग कर रहे हैं गुजरात में, ये पुलिस प्रोटेक्शन मनी लेके उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये इलीगल है। अभी रिसेंटली एक पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, इसमें स्पष्ट मेंशन किया है कि जो व्हीकल सीजिंग है वो इलीगल है। आप सरफेसी एक्ट के प्रावधान के तहत ही आप कोई भी गाड़ी सीज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अब सर, जब मेरी गाड़ी पे हाइपोथिकेशन नहीं है तो वो तो कौन सा, भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लॉ में ऐसी कौन सी प्रोविजन है विदाउट हाइपोथिकेशन आपने गाड़ी सीज कर लिया? अगर नहीं है तो वो तो लूट है। तो आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, मुद्दा माल जब्त करो। पुलिस प्रशासन के वजह से मेरा सर 1 से 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया। जो ट्रक था मेरा, वो ट्रक एक इनकम देता था मुझे, जिसपे मेरा घर परिवार चलता था। 2018 से वो बंद पड़ा है और आज मेरी मुसीबत ये है कि भाई मैं अपना घर परिवार चलाना भी बहुत मुझे दुश्वार हो गया। બિલકુલ થી આપ પરિવાર છે, આપ જોઈ શકો છો જે પ્રમાણે અત્યારે આ પરિવારની દયનીય હાલત આવી ગઈ છે, કારણ કે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત પહેલા 1960 પહેલા એક જ ગણાતું હતું, અત્યારે અલગ અલગ રાજ્યો પડ્યા છે, ત્યારે હવે આ મહારાષ્ટ્રનું એટલે કે નાસિકનું આ પરિવાર છે, તેઓ આજે અહીંયા રોડ પર આ ભીખ માંગવા એટલે કે ભૂખ હડતાલ કરવા पर मजबूर પડ્યા। તેમના ધર્મપતિ છે। मैम, आप क्या कहेंगे? आपके पति जो है अभी भूख हड़ताल करनी पड़ी है। 5 साल से इतने परेशान है। मुझे एक ही कहना है कि हम रात बैठ कभी भी उठ के हम गुजरात आते हैं, हर डेट को हम हाजिर होते हैं। हर पुलिस स्टेशन में हमने हेल्प मांगी, हमारी हेल्प किसी ने नहीं की। मुझे बस जस्टिस चाहिए। जो पुलिस ने किया है वो गलत किया है, जो अभी री इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से होना चाहिए। बस मुझे इतना ही चाहिए। आपको ये आशा थी क्योंकि गुजरात पुलिस के साथ आपको ये काम करना था? नहीं, कभी ऐसा नहीं पता था कि पुलिस ऐसा कर सकती है। पुलिस तो काम करने के लिए है, पब्लिक को मदद करने के लिए, तो हमें तो मदद मिली ही नहीं है। तो मेरी यही कहना है कि जो पुलिस ने गलत किया है, रॉन्ग वे किया है, उसको राइट वे से हमें जस्टिस दिलाया जाए और फिर से इन्वेस्टिगेशन करके हमको जो भी है वो जस्टिस दिया जाए। हमको हमारी गाड़ी, जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमारा फाइनेंशियली मेंटली हरेसमेंट हुआ है, उसको हमें जस्टिस चाहिए। हमको जो नुकसान है वो नुकसान हमें रिटर्न चाहिए। मेंटली बोलो, फाइनेंशियली बोलो, हम दोनों ही पूरा बिखर गए हैं। मैंने क्या गवाया है 5 साल में सिर्फ मुझे पता है, ये पुलिस को नहीं पता है। पुलिस तो बोलती है डेट है, आओ डेट लेके चले जाओ, ऐसा नहीं होता है ना। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। आज हम जो बैठे हैं किसी वजह से बैठे हैं। जब इंसान कभी बैठता है रोड पे तो वो उबक के बैठता है, परेशान हरेश होके बैठता है, तो सेम हम भी उसी तरह बैठे। બિલકુલ થી આપ જોઈ શકો જે પ્રમાણે આ પરિવારને આજે આ દિવસ જોવાનો વારો માત્ર ભૂલ કઈ નથી, તેમ છતાં પણ આજે રોડ પર બેસવાનો આવ્યો છે। તેઓને એક જ માંગ છે કે આ પરિવારને ન્યાય મળે અને જે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે એ કેસને ફરી રીઓપન કરવામાં આવે ને તટસ્થ તપાસ થાય તેની માંગ આ પરિવાર કરી રહ્યું છે। કેમેરામેન ગૌતમની સાથે સુરત સોલંકી, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ, વડોદરા।